Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the movie Pushpa 2 The Rule. So without wasting time, let's begin the story. कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहां हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कुछ कंटेनर को जमा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ओवरलोड हो जाता है और इसी वजह से वो कंटेनर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सारी लकड़ियां बिखर जाती हैं और हम देखते हैं कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यहीं पर इन कंटेनर्स के बीच हम पुष्पा को देखते हैं। जब जापानीज लोग पुष्पा को देखते हैं तो वो उसे उल्टा टांग देते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि इन जापानीज ने चंदन की लकड़ियां तो रख ली थी, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की थी, इसलिए पुष्पा खुद यहाँ पर पेमेंट लेने आया था। और यहीं हम देखते हैं कि उनके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि पुष्पा को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है। और यहीं पर हमें पुष्पा के बचपन का सीन दिखाया जाता है। सडन हम पुष्पा को देखते हैं जिसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि ये महज एक सपना था। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा अब सिंडिकेट का लीडर बन चुका था और वही सारे बिजनेस को मैनेज करता था, लेकिन इसी वजह से पुष्पा के अब बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे। और सबसे बड़ा दुश्मन था भंवर सिंह शेखावत, जो कि पेशे से एक आईपीएस ऑफिसर है। पुष्पा के पार्ट 1 में हमने देखा था कि पुष्पा ने कैसे भंवर सिंह शेखावत को बिना कपड़ों के उसके घर भेजा था। इसी से भंवर सिंह शेखावत की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा। आगे हम देखते हैं कि जब पुष्पा के मजदूर लाल चंदन की लकड़ी को काटने के लिए जाते हैं तो भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर का भेष बनाकर उनके साथ चले जाता है और पूरी प्लानिंग से सभी को अरेस्ट करके उनकी बहुत ज्यादा धुलाई करता है, जिसके बाद वो उन्हें जेल में डाल देता है। यहीं से सीन कट होता है और हमें थाने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुष्पा की एंट्री होती है, लेकिन वहां पर भंवर सिंह शेखावत मौजूद नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा सिर्फ सीनू को लेने आया था क्योंकि आज उसकी शादी थी, लेकिन जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि भंवर सिंह शेखावत ने सभी मजदूरों को बहुत ही बेरहमी से पीटा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी मजदूरों को छुड़ाकर ले जा लेता है। इसके बदले में बाकी पुलिस ऑफिसरों को पुष्पा सारी जिंदगी की सैलरी दे देता है और सारे पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे देते हैं। यहीं पर पुष्पा की दरिया दिली का पता चलता है। भले ही वो इलीगल काम करता है, लेकिन अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। वहीं पर पुष्पा अपनी वाइफ श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी सारी बातें मानता है। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा श्रीवल्ली को बताता है कि आज वो सिटप्पा के साथ सीएम से मिलने जा रहा है। तभी श्रीवल्ली कहती है कि तुम सीएम से मिलने जा ही रहे हो तो एक पिक्चर क्लिक करवा के लाना, हम उसे फ्रेम करवाकर हॉल में लगाएंगे ताकि मैं सभी लोगों को बता सकूं कि मेरे पति का उठना बैठना सीएम के साथ होता है। जब पुष्पा सीएम के पास पहुंचता है और उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहता है तो सीएम साफ मना कर देता है और कहता है कि जूतियों को पैरों में ही पहना जाता है, ना कि हाथों में। वो बात अलग थी कि भले ही पुष्पा सिंडिकेट के थ्रू उन्हें फंडिंग पहुंचाता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सीएम श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल देता है जो पुष्पा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। और हम देखते हैं कि जब पुष्पा बाहर आता है तो वो सिटप्पा से कहता है कि अगर तुम सीएम बनोगे तो क्या तुम भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाओगे। तभी सिटप्पा कहता है चाहे मैं आसमान में ही क्यों न पहुंच जाऊं, लेकिन मैं अपने भाई के साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा। तो पुष्पा कहता है सीएम बनने की तैयारी कर लो और पुष्पा एक सीधा सा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए कितने फंड की जरूरत होगी। तो सिटप्पा कहता है कि 100 करोड़ की। तभी पुष्पा कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ देता हूँ, अगले सीएम तुम ही बनोगे। जिसके बाद सिटप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने पहुंच जाता है। ऐसा करने के लिए उसे पुष्पा ने ही कहा था। जिसके बाद सिटप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से सीएम बनने की बात करता है। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो सेंट्रल मिनिस्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भिजवाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोफा आता है जिसमें 25 करोड़ रुपए रखे हुए थे। ये सब देखने के बाद सिटप्पा पुष्पा से कहता है कि इतना पैसा नहीं बहाना चाहिए क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं आ जाते। तभी पुष्पा कहता है कि मेरे पास प्लान है और वो सिटप्पा से कहता है कि पहले वो सिर्फ नेशनल प्लेयर था, अब वो इंटरनेशनल हो गया है। जब वो पहले लाल चंदन की लकड़ियों को मुर्गन को बेचते थे तो 1 टन का उन्हें 1 करोड़ मिलता था, लेकिन वही डील को अब वो विदेशों पर ले जाएंगे तो उन्हें 1 टन का 2.5 करोड़ मिलेगा, जिससे उनका दोगुना फायदा होगा। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पहुंच जाता है विदेश, जहां उसकी मुलाकात बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है, जहां पर पुष्पा 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है, जिसके बदले में उसे 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और हम देखते हैं कि डील फाइनल भी हो जाती है। वहीं पर पुष्पा 4900 करोड़ में डील फाइनल करता है और 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद के सीधे हेलीकॉप्टर से अपने देश वापस आ जाता है, जहाँ पहुंचकर वो सारे सिंडिकेट मेंबर को एक्टिव कर देता है ताकि सभी सिंडिकेट मेंबर कोई 100 टन, कोई 200 टन, कोई 300 टन ऐसा चंदन लाकर उसे दे सके। लेकिन इस बात की भनक मंगल चीनू और उसकी वाइफ को लग जाती है, इसलिए हम
देखते हैं कि दोनों मिलकर शेखावत के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे बता देते हैं कि पुष्पा 2000 टन लकड़ियों को विदेश भेजने वाला है और वो चाहते हैं कि शेखावत इन लकड़ियों को जब्त कर ले, साथ ही साथ सिंडिकेट के मेंबर को बहुत ज्यादा डराए धमकाए ताकि सिंडिकेट के मेंबर मंगल चीनू का साथ दे। अब ऐसा था कि मंगल चीनू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था और पुष्पा के रहते ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो पुष्पा के खिलाफ काफी ज्यादा साजिशें करते हैं। अब जैसे ये बात शेखावत को पता चलती है वो सारी चेक पोस्ट में नाकाबंदी करवा देता है। तभी हम देखते हैं कि एक लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक उनकी नजरों के सामने आता है और यहाँ पर शेखावत बिल्कुल रहम नहीं करता और उस पर फायर कर देता है। इसी वजह से वो लाल चंदन का ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर शेखावत एक सिंडिकेट मेंबर को मार भी देता है। हालांकि मंगल चीनू और उसकी वाइफ ने सिर्फ उसे डराने धमकाने के लिए कहा था। अगले सीन में हम उसी सिंडिकेट मेंबर का अंतिम संस्कार देखते हैं जहाँ पर सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर पुष्पा नहीं आया होता है। वहीं पर बाकी के सिंडिकेट मेंबर सिटप्पा से कहने लगते हैं कि अगर शेखावत और पुष्पा के बीच सुलह नहीं हुई तो शेखावत ऐसे ही हमारे लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें पुष्पा को प्रेसिडेंट के पद से हटाकर वापस से मंगल चीनू को प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। अब सिटप्पा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो पहुंच जाता है शेखावत के पास और उसे रिश्वत देने की बात करता है जो कि करीब 10 करोड़ होते हैं, लेकिन शेखावत इनकार कर देता है और कहता है कि उसे बेइज्जती का बदला चाहिए क्योंकि पुष्पा ने उसे बिना कपड़ों के दौड़ाया था। तभी सिटप्पा कहता है कि अगर पुष्पा तुमको आकर सॉरी कहे तो ये मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। इसके लिए शेखावत भी मान जाता है क्योंकि वो जानता था कि पुष्पा कभी भी सॉरी नहीं कहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि भंवर सिंह शेखावत एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है जहां सभी के सामने पुष्पा उसे सॉरी कहेगा। दूसरी तरफ हम पुष्पा को देखते हैं जो सिटप्पा और शिवल्ली के कहने पर सॉरी कहने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करके पार्टी में आता है और सॉरी कह देता है। अब शेखावत सॉरी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि वो उस आवाज को रिकॉर्ड भी कर लेता है और उसे बार बार सुनता है। इधर पुष्पा सॉरी कहने के बाद पार्टी से चले जाता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप में ही गिल्टी फील करने लगता है और आधे रास्ते से वापस से पार्टी में आ जाता है। इधर हम शेखावत को देखते हैं जो पार्टी से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पुष्पा की कार से टक्कर लगती है और वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वहीं पर पुष्पा स्विमिंग पूल में पेशाब कर देता है जिससे शेखावत को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है और यही हम देखते हैं कि पुष्पा उसे चैलेंज देता है और कहता है कि मैं 2000 टन लाल चंदन की लकड़ी देश से बाहर भेजने वाला हूँ, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर बताओ, अगर तुमने एक लकड़ी भी पकड़ ली तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनकर भंवर सिंह शेखावत इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सारे चेकपोस्ट में नाकाबंदी कर देता है। इधर हम पुष्पा के लोगों को देखते हैं जो सारे रास्तों को छोड़कर नदियों से लाल चंदन को ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी भंवर सिंह शेखावत बोतल को ब्रिज से बाहर फेंकता है और वो बोतल फूट जाती है, जिससे भंवर सिंह शेखावत को ये पता चल जाता है कि माल नदियों से जाने वाला है क्योंकि गर्मी में नदियों में पानी कम होता है। इसी वजह से वो लोग नदी के रास्ते से जाने वाले हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भंवर सिंह शेखावत नदियों के रास्ते उनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं कि वो गन लेकर उनके सामने खड़े हो जाता है। यहाँ पर पुष्पा के लोग पुष्पा को कॉल करके बता देते हैं कि उसके सामने भंवर सिंह शेखावत खड़ा है। तभी पुष्पा कहता है कि सभी लोग ट्रक से नीचे कूदकर अपनी जान बचाओ और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। सभी ड्राइवर ट्रक से नीचे कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं शेखावत सारी लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ लेता है और गोडाउन में ले आता है। वहीं मीडिया में भी ये बात फैल जाती है कि शेखावत ने 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ा है। दूसरी तरफ हम मंगल चीनू और उसकी वाइफ को देखते हैं जिन्हें ये बात पता चल जाती है कि जो माल शेखावत ने पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं है बल्कि सेंड्रा है। सेंड्रा एक ऐसी लकड़ी होती है जो ऊपर से लाल चंदन जैसे दिखती है पर अंदर से सफेद होती है। ये सुनकर शेखावत आग बबूला हो जाता है। तभी शेखावत सोचता है कि मैंने तो एक चींटी तक को बाहर नहीं जाने दिया, तो माल बाहर कैसे पहुंचा। तभी उसे याद आता है कि जिन बैलगाड़ियों का यूज उसने रास्ता रुकने के लिए किया था उन्हीं बैलगाड़ियों में लाल चंदन छुपा हुआ था जिन्हें पेंट करके बाहर भेज दिया गया था। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाता है और वो शेखावत को एक फ्लावर भेजता है। तभी शेखावत कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना हूँ बल्कि मंगल चीनू और उसकी वाइफ भी फूल बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा कहता है कि वो जल्द ही सारे माल को बॉर्डर पार भेज देगा। तभी शेखावत कहता है कि तुमने सारे चेक पॉइंट तो पार कर लिए, लेकिन मैं तुम्हें बॉर्डर पार नहीं करने दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें धर दबोचूंगा। यहीं पर सीन चेंज होता है और हमें श्रीवल्ली को दिखाया जाता है जो अभी प्रेग्नेंट है। इसी वजह से सारे परिवार में खुशी आ जाती है। सीन चेंज होता है और हम पुष्पा की सारी फैमिली को माता काली के फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ पर पुष्पा ने माँ काली का गेटअप लिया होता है, जिसके बाद वो माँ काली का तांडव भी करता है। तभी हम देखते हैं कि श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी पुष्पा कहता है कि मैंने माता से मन्नत मांगी है कि मुझे एक बेटी चाहिए, क्योंकि अगर बेटा होगा तो मैं उसे क्या सरनेम दूंगा। वहीं
अगर बेटी होती है और उसकी शादी होती है तो उसकी शादी के बाद उसे सरनेम मिल ही जाएगा। दोनों इन बातों से इमोशनल हो जाते हैं। वैसे इस मूवी का ये आइकॉनिक सीन था, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने माता काली का रूप लिया था, जो पूरी मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन था। दूसरी तरफ हम कावेरी को देखते हैं, जो पुष्पा की भतीजी होती है, जिसके साथ कुछ लोग मिसबिहेव कर रहे होते हैं, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुष्पा आ जाता है और वो उनकी जम के धुलाई कर देता है। और सच बताओ ना गाइस, यहाँ के सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल के थे और फाइट सीन के एक एक सीन काफी आइकॉनिक थे। तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला भाई आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? तुम ये सब करके भी हमारे कुल का नाम अपने कुल में नहीं जोड़ सकते, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो। ये सब हमारा फैमिली मैटर है, हम इसे अपने तरीके से निपट लेंगे। तभी वहाँ पर शिवल्ली आती है और वो पुष्पा के सौतेले भाई को डांटने लगती है और कहती है कि अगर कावेरी की जगह कोई और लड़की भी होती तो मेरा सामने ऐसे ही करता। इसके बाद हम देखते हैं कि माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पुष्पा के सौतेले भाई को देखते हैं, जो उन लोगों को आधा टकला कर देता है जिन्होंने कावेरी के साथ मिसबिहेव किया था। यहीं पर सीन चेंज होता है और हम भंवर सिंह शेखावत, मंगल चीनू और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो सीएम के पास मिलने पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर 2000 टन माल बॉर्डर क्रॉस कर गया तो तुम्हारी सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। इससे पुष्पा को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो सारे एमएलए को खरीद लेगा। अब सीएम भी डर जाता है और वो शेखावत को लकड़ियों को बॉर्डर पार करने से रोकने की इजाजत दे देता है। अब अगले सीन में हम शेखावत को बंदरगाह में देखते हैं, जहाँ पर वो सारे वोट को चेक करता है। वहीं पर लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वर से श्रीलंका जाने वाली थी, जो कि वहां से मात्र 18 किलोमीटर था। यहाँ हम शेखावत को देखते हैं, जो लकड़ियों को नहीं ढूंढ पाता। तभी शेखावत का दिमाग थनकता है और उसे समझ आ जाता है कि सारी लाल चंदन की लकड़ियां वोट के नीचे बंधी हुई हैं। और हम देखते हैं कि वो वोट का पीछा करने लगता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और वो सारी लकड़ियां श्रीलंका के बॉर्डर को क्रॉस कर लेती हैं और यहाँ पर शेखावत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इधर हम पुष्पा को देखते हैं, जिसे माल डिलीवरी के बाद सारा पैसा मिल जाता है और हम देखते हैं कि वो सारे एमएलए को खरीद लेता है, जहां वो सबके घर में सोफा के अंदर पैसे छुपाकर भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेटअप पर सीएम बन जाता है। अब जैसा कि पुष्पा ने श्रीवल्ली से वादा किया था कि वो सीएम के साथ खाना खाएगा और उनकी फोटो को अपने हॉल पर लगाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेटप्पा सीधे पुष्पा के घर पहुंच जाते हैं और उसके साथ खाना खाते हैं। यहाँ पर सेटप्पा श्रीवल्ली को थैंक यू कहता है कि वो उसके ही वजह से आज सीएम की कुर्सी पे बैठा है। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि वो सेटप्पा को 24 जुलाई को सीएम बनाएगा, तो वो अपना वादा पूरा कर देता है और वो फ्रेम वाला फोटो अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, क्योंकि आज के ही दिन श्रीवल्ली का बर्थडे था। वहीं पर पुष्पा को सभी लोग बहुत ज्यादा मानने लगे थे। भले ही सीएम सेटप्पा बना था, लेकिन राज तो पुष्पा का ही था। दूसरी तरफ हम शेखावत को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसने लकड़ी को नहीं पकड़ पाया था। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसे ये बात भी पता थी कि कुछ दिन बाद ये बात भी लीक हो जाएगी कि जो लाल चंदन उसने पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं है, बल्कि सैंड्रा है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सैंड्रा से भरे गोडाउन में आग लगा देता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है, यानी कि अब शेखावत ने सुसाइड कर लिया था। हालांकि हमें शेखावत की अभी लाश नहीं दिखाई जाती। सीन चेंज होता है और हम पुष्पा के सौतेले भाई की बीवी को देखते हैं, जो वहां आकर बताती है कि कावेरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसके बदले में वो उनसे 2 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहा है और वो पुष्पा को कावेरी को बचाने के लिए कहती है। इसके बाद हम पुष्पा को देखते हैं, जो सीधे न्यूज चैनल के शो में पहुंच जाता है, जहां वो उन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर उसके बच्चे को 1 खरोच भी आई तो वो उनको रपारप काट डालेगा। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा 10 करोड़ लेकर उनके अड्डे में पहुंच जाता है। तभी सेटप्पा का फोन आता है और वो बताता है कि जिस लड़के ने उस लड़की का किडनैप किया है वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। तो सेटप्पा कहता है कि तुम उसे कुछ भी मत करना, लेकिन पुष्पा नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा वहाँ पर गन लेकर पहुंच जाता है और उनके सामने गन तान देता है, लेकिन तभी सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा कहता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर गन फायर किया तो उस लड़की के ऊपर भी गन चल जाएगी, इसलिए तुम अपनी शान पट्टी मत दिखाओ और यहाँ पर चुपचाप शांत खड़े रहो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़के कावेरी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी पुष्पा को गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो सभी को पीटने लगता है और यहाँ के फाइट सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल के थे और पुष्पा सभी लोगों को जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर का भाई आता है और कावेरी को पकड़ लेता है
और कहता है कि तुमने इस लड़की की वजह से सभी को मारा है, आज से मैं इसके साथ ही सोऊंगा। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा एक त्रिशूल उठाकर उसके भाई को भी मार देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। अगले सीन में हम पुष्पा के सौतेले भाई को देखते हैं जो शादी का कार्ड देने आया था क्योंकि कावेरी की शादी सेट हो गई थी, और हम देखते हैं कि वो पुष्पा की माँ से माफी मांगता है और पुष्पा को शादी में आने के लिए कहता है। इसके बाद हमें शादी वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुष्पा पूरी फैमिली के साथ आता है। तभी पुष्पा का सौतेला भाई उसे गले लगा लेता है और इस तरह से सारे फैमिली वाले मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेंट्रल मिनिस्टर को देखते हैं जो अपने भतीजे और भाई का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, और वहीं पर हम मंगल चीनो और उसकी वाइफ को भी देख पाते हैं। तभी वहाँ पर जॉली रेड्डी भी आ जाता है जिसे पुष्पा ने अपाहिज किया था पुष्पा 1 मूवी में, और ये लोग अब पुष्पा से बदला लेने का सोच रहे थे। वहीं पर सीन चेंज होता है, हम शादी वाले घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है और ये ब्लास्ट किसी मार्क्समैन ने किया होता है जिसके हाथ जले थे, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो पुष्पा का 3rd पार्ट जरूर आएगा, सो वेटिंग पुष्पा 3।